नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 26 अगस्त 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे। इसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला जो खबर है वो पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 4 से यानी एथिक्स के पेपर से है। साथ ही जीएस पेपर 2 में सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर में सामाजिक न्याय से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये जो हमारा आर्टिकल है इसके तहत सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एडिटोरियल है उसमें जो लेखक हैं राजीव भार्गव, उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। विशेषकर जो न्याय की संकल्पना है जो यूनिवर्सिटी के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर भी पढ़ाई जाती है और हमारे एथिक्स के पेपर में भी न्याय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये न्याय की संकल्पना किस प्रकार से समझी जा सकती है, अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने न्याय को किस प्रकार से बताया है, और विशेषकर जब विचार विमर्श की बात होती है, जब सार्वजनिक रूप में इसकी चर्चा की जाती है, सामान्य व्यक्तियों के संदर्भ से इसको देखा जाता है, तो इसका ऐसा कौन सा पक्ष है जिस पे ज़्यादा बल दिए जाने की ज़रूरत है। तो न्याय का जो सामाजिक आयाम है, ठीक है, न्याय को तो कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो न्याय के सामाजिक आयाम के तहत सामाजिक न्याय और विशेष रूप से जो वितरण न्याय है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसे कहा जाता है, वह किस प्रकार से वर्तमान संदर्भों में महत्वपूर्ण है, इसको किस प्रकार से समझने की ज़रूरत है और इसका क्या महत्व है, इसको हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो न्याय की जो पूरी संकल्पना है यूँ तो काफ़ी व्यापक है और अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग रूप में इसे देखा जाता है। आर्थिक परिदृश्य के साथ जो एथिक्स का जो परिदृश्य है, नैतिकता का जो परिदृश्य है, और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि लेखक द्वारा यह विचार व्यक्त किया जा रहा है कि वर्तमान में जो वितरण न्याय की जो संकल्पना है वो पब्लिक डिस्कोर्स से, सार्वजनिक विचार विमर्श से कम होती जा रही है। वितरण न्याय के तहत क्या होता है? तो वितरण न्याय के तहत हम संसाधनों के समतामूलक वितरण पर जोर देते हैं। यानी जो संसाधन हैं जो किसी भी राष्ट्र में विद्यमान हो सकते हैं, उन संसाधनों का व्यक्तियों के बीच इस प्रकार से विभाजन हो कि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा ना मिले और किसी भी व्यक्ति को कम ना पड़े। यानी सभी व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार और सभी व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार जो है उसका यथोचित वितरण होना चाहिए। तो ये मूल रूप से एक वितरण न्याय की संकल्पना है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D, 39D जो नीति निदेशक तत्व टीपीएसपी का भाग है, उससे भी समर्थन प्राप्त होता है, जिसमें राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य जो हैं संसाधनों के समतामूलक वितरण के लिए काम करेंगे। लेकिन लेखक का यह मत है कि वर्तमान में जो वितरण न्याय की जो संकल्पना है वो पब्लिक डिस्कोर्स में यानी सार्वजनिक विचार विमर्श के क्षेत्र में ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं रही है, बावजूद इसके कि राष्ट्रों के मध्य या फिर विविध समाजों में जो अन्याय है, ठीक है, जो असमानता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी असमानता बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है। इसके बावजूद हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण न्याय के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, जिस पे विचार किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो लेखक का क्या मत है? तो लेखक ने बता दिया कि वर्तमान सार्वजनिक विचार विमर्श में, यानी जब भी सोशल लेवल पे या सार्वजनिक लेवल पे विचार विमर्श की बात आती है तब हम न्याय के विचार को इतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, वर्तमान का जो विश्व है या वर्तमान का जो भारत है उसमें सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का हित, या इसे आत्महित कहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का हित या आत्महित, और नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय गौरव की भावना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो चले हैं। और
इन दोनों के संदर्भ में जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, वितरण न्याय है, वो दुर्लभ हो चला है। ठीक है, यानी हम सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट के तहत अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो अपने हितों को पूरा करने के लिए काम करते रहते हैं, चाहे वो फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में संसाधनों को इकट्ठा करना हो, चाहे कल्चरल रूप में अपने को बेहतर दिखाने की चाह हो। ठीक है, तो व्यक्ति आत्महित के रूप में अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, साथ ही देश को बेहतर बनाने के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए बलिदान किए जाने की बात करता है। ठीक है, तो एक तो हम चाहते हैं कि खुद बेहतर बन जाए, दूसरा हम राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए कहते हैं कि राष्ट्र हित के संदर्भ में लोगों को अपना योगदान देने की ज़रूरत है, लोगों को जो है बलिदान करने की ज़रूरत है। लेकिन लेखक का ये मत है कि ये दोनों ही मसलों पे, चाहे आत्महित का फैसला हो या राष्ट्रीय गौरव का मामला हो, इन दोनों ही मामलों में जो संकीर्ण हित हैं, लोगों के जो स्वार्थी हित हैं, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय गौरव को पूर्ण करने के लिए जो समाज का शक्तिहीन वर्ग है, ठीक है, चाहे वो किसान हो, जनजातियां हों, श्रमिक हों, उनके द्वारा ज़्यादा योगदान किया जा रहा है, ज़्यादा बलिदान किया जा रहा है, बावजूद इसके कि उनके पास शक्ति ज़्यादा नहीं है। तो लेखक का ये तर्क है कि समाज में जिस प्रकार से असमानता बढ़ रही है, सामाजिक लाभों का असमान वितरण देखा जा रहा है, उसकी तुलना में जब राष्ट्र हित की बात आती है तो जो शक्तिहीन वर्ग होता है वो ज़्यादा अपना योगदान करता है, उनसे ज़्यादा ये अपेक्षा की जाती है कि वो त्याग ज़्यादा करें। यही कारण है कि हम देखते हैं कि समाज में किस प्रकार से विविध स्तरों पर असमानता बढ़ रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित का मामला हो चाहे आत्महित का मामला हो, उन सभी में समतामूलक वितरण न्याय का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस पे हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जब हम वितरण न्याय के मामले में बात करते हैं तो वितरण न्याय का तो एक तो मैंने आपको उदाहरण बताया जिसमें हम 39D के तहत इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसको बहुत सरल तरीके से दो तरीके से भी समझ सकते हैं, दो उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। विशेषकर न्याय के कॉन्सेप्ट को दो उदाहरणों से बेहतर रूप से समझा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक पानी की बोतल है। ठीक है, पानी की बोतल आपके पास है। अब वो पानी की जो बोतल है उसको अगर आपको किसी को देना है, ठीक है, तो इसमें आपके पास विकल्प क्या हो सकते हैं। एक विकल्प ये हो सकता है कि आप वो किसी को ना दें। ठीक है, आप जो है अपने पीने के लिए उसको रखें, यानी केवल और केवल अपने लिए। ये क्या हो जाएगा, आपके स्वार्थी हित। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि आप उसको अपने प्रियजन को दे दें। ठीक है, यानी आपका पुत्र हो सकता है, आपकी पुत्री हो सकती है, या फिर आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आप उनको दे दें। तीसरी एक बात ये हो सकती है कि आप जो है किसी एक अजनबी को देखने के लिए आगे बढ़ें। तो लेखक का ये मत है कि न्याय का जो विचार है वो तभी पैदा होता है जब हम अपनी किसी वस्तु को जो हमें प्रिय होती है, अपने किसी संसाधन को किसी अजनबी से बांटना प्रारंभ करते हैं, और वो अजनबी ऐसा हो सकता है जिससे हमारा कोई जान पहचान ना हो, साथ ही हमारा कोई प्रेम भावना उससे ना हो। तो वितरण न्याय के तहत या न्याय की संकल्पना के तहत न्याय की जो भावना है वो तब जन्म लेती है जब हम अनजान लोगों के साथ चीज़ें बांटते हैं, चाहे वो सामान्य रूप से पानी की बोतल हो या कोई बिस्कुट का पैकेट भी हो। ठीक है, तो इस संदर्भ में न्याय को एक वितरण मूलक न्याय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें हम दूसरे लोगों में अपने संसाधनों को बांटने के लिए आगे आते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जो दार्शनिक हैं वो अपनी अलग अलग तथ्यों के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक विद्वान है डेविड ह्यूम, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं डेविड ह्यूम। यह सरकमस्टांसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, न्याय की परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, न्याय की परिस्थितियां क्या होती हैं, तो उनके अनुसार जो ये पूरा न्याय का विचार है वो ऐसे ही समाजों में आगे आता है, ऐसे ही समाजों में देखा जाता है जहाँ पे जो संसाधन हैं वो मॉडरेट हो। मॉडरेट का मतलब क्या हुआ कि सीमित रूप में संसाधन हो, मध्यम स्तर पे संसाधन हो। अगर किसी समाज में न्याय
अगर किसी समाज में संसाधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो, या फिर ऐसे समाज जहाँ पे संसाधन बिल्कुल ही उपलब्ध ना हो, ठीक है, यानी एकदम एक्सट्रीम की सिचुएशन हो, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बिल्कुल ही ना हो, ठीक है, तो ऐसे समाजों में न्याय की कोई बात नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि न्याय की जरूरत ही नहीं रह जाती है। जब ज़्यादा होगा तो वितरण की जरूरत ही नहीं है, और जब होगा ही नहीं तो सारे लोग जो हैं, जो बचे हैं संसाधन, उन्हीं पे कब्जा करने के लिए वो आगे आते रहेंगे और कभी भी कोई वितरण की बात नहीं करेगा। यही कारण है कि जो मॉडरेट होता है, जो बीच के जो समाज होते हैं, जिसमें ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, ऐसे ही समाजों में संसाधनों के बांटने की बात आगे उठती है, ठीक है। साथ ही ऐसे समाजों में संसाधनों को बांटने की बात कही जाती है जहां पे व्यक्ति द्वारा संसाधन को किसी दूसरे से बांटना जरूरी हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए व्यक्ति ऐसे समाज में रह रहा है जहां पे उसका सभी से प्रेम है, ठीक है, सभी से उसका जुड़ाव है, सभी से उसका लगाव है, तो बांटने की बात रही नहीं जाती, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अपना जो संसाधन है वो सबके साथ बांटेगा, जैसे कि फैमिली वगैरह में देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए अगर केवल समाज में केवल एक ही व्यक्ति हो, तब भी वो जो है संसाधन बांटेगा ही नहीं, क्योंकि उसे किसी दूसरे को देना ही नहीं है। यही कारण है कि जो भारत जैसे समाज हैं या फिर दुनिया के आधुनिक समाज हैं, उसमें न्याय की बात ज़्यादा कही जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो यह है कि सारे समाजों में संसाधन जो हैं वो सीमित हैं, ठीक है, सारे समाजों में संसाधन जो हैं वो मध्यम स्तर पर विद्यमान हैं। दूसरी बात क्या है कि हमारे आसपास जो लोग हैं उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो हमसे अजनबी हैं, ठीक है, उनसे हमारा प्रेम भाव सामान्य तौर पे नहीं है। इसी के चलते वितरण न्याय की बात कही जाती है, ठीक है। यही कारण है कि लेखक का ये तर्क है कि न्याय जो है, चूंकि सारी ये जो दोनों जो परिस्थितियां हैं वो सभी समाजों में विद्यमान रहती हैं, यही कारण है कि न्याय जो है एक बेहद आवश्यक सामाजिक सद्गुण हो जाता है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसका व्यापक नैतिक महत्व होता है। और अगर न्याय किसी समाज में ना हो, वितरण करने की संकल्पना ना हो, तो वो समाज जो है काफ़ी दुष्कर रूप में आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब न्याय का मूल विचार एक दूसरे रूप में भी परिभाषित किया जाता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति को वो देने की बात की जाती है जिसका वे अधिकारी होता है। यानी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो जिस चीज का अधिकारी है उसको वो मिलना चाहिए। यानी व्यक्ति को उसका ड्यू, जो उसके लिए नियत है, जिसका वह अधिकारी है, अगर वो उसे मिल रहा है तो इसका मतलब ऐसा समाज न्याय मूलक समाज है, ठीक है। और इसमें सारे के सारे जो लाभ हैं, समाज के जितने भी लाभ हैं, संसाधन हैं वो, और जितनी जिम्मेदारियां हैं, उन सब का समान वितरण होना चाहिए। ये न्याय की मूल विचार को बात में करता है। यानी आपको वितरण करना है लोगों के बीच, और लोगों के बीच ऐसे वितरण करना है कि जो व्यक्ति जितने का अधिकारी हो, जो व्यक्ति जितना डिजर्व करता है, या जो व्यक्ति का जितना ड्यू है उसको उतना मिलना चाहिए। और इसमें ना केवल लाभों को बांटना है बल्कि हमें जिम्मेदारियों को भी बांटना है। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के पास लाभ ज़्यादा हो जाए, जिम्मेदारी कम हो जाए, या फिर उल्टा हो जाए, ठीक है। अब वर्तमान में क्या देखा जा रहा है कि वर्तमान में जब इन लाभों को बांटने की बात आती है, ठीक है, तो हमें इसमें दो संकल्पनाओं के बारे में जानना ज़रूरी है, जिसके आधार पर हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से व्यक्तियों को क्या वह प्राप्त हो रहा है जिसका वे अधिकारी हैं अथवा नहीं। तो इसमें दो प्रकार के न्याय की संकल्पनाओं के बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है। एक जो न्याय की संकल्पना है वो ये कहती है कि हमें समता मूलक रूप से बांटना है, ठीक है, यानी समता मूलक रूप से बांटना है, और इसमें जो समाज है वो खुद से ही समान है, ठीक है, समान लोगों से मिलकर बना हुआ एक समाज है जिसमें सारे लोगों को समान माना जाता है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा एक ऐसा समाज हो सकता है जो सोपानिकता के आधार पे विकसित हो, ठीक है, सोपानिकता, या जिसको श्रेणीबद्धता कहते हैं, ठीक है, श्रेणीबद्धता, या जिसको अंग्रेजी में हायरार्की कहा जाता है, ठीक है। हायरार्कियल सोसाइटीज में क्या होता है कि समाज जो है विविध सोपानों में बटा होता है, ठीक है। जैसे भारत में जातिगत आधार पे या वर्णगत आधार पे समाज के बंटवारे को देखें तो सबसे ऊंचे पायदान पे ब्राह्मणों का स्थान है,
फिर उसके बाद क्षत्रिय माने जाते हैं, फिर वैश्य माने जाते हैं और फिर शूद्र माने जाते हैं। तो ये जो समाज का जातिगत आधार पर सोपानिक वर्गीकरण है, ठीक है, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण है, वो समाज में न्याय की स्थापना नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लाभ और जो जिम्मेदारियों का जो वितरण होता है, ठीक है, जो निर्धारण होता है, वो समाज में लोगों के जातिगत स्थान से तय होने लगता है। ठीक है, जैसे कि जाति आधारित समाजों में जितने सामाजिक लाभ हैं, चाहे वो संपदा से संबंधित हों, चाहे वो शक्ति से संबंधित हों, चाहे वो कल्चरल दर्जे से संबंधित हों, चाहे वो नॉलेज से संबंधित हों, ये सारे के सारे जो लाभ हैं, सामाजिक लाभ, वो उच्च वर्गों तक ज़्यादा सीमित हैं। ठीक है, जिसमें विशेष रूप से लाभ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को मिला है। इसकी तुलना में जो शूद्र और निम्न वर्ग है, उसको कम सामाजिक लाभ प्राप्त हुए हैं संपदा के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में, दर्जे के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में। इसके विपरीत उनको अधिकार तो बेहद कम दिए गए हैं और उनको जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा दी गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समान समाज नहीं होगा, समतामूलक समाज नहीं होगा, एक सोपानिक समाज होगा, तो इसमें उच्च वर्गों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, निम्न वर्गों को ज़्यादा जिम्मेदारियां मिलेंगी। ठीक है, और इससे जो है असमानता का आगे फैलाव देखा जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि जो हायरार्कियल सोसाइटीज़ होती हैं, उनका बहुत बार विरोध किया जाता है, चाहे वो महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया हो, चाहे विभिन्न भक्ति संतों द्वारा किया गया हो, चाहे विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों द्वारा किया गया हो, जैसे कि वीर शैव आंदोलन आदि। ठीक है, अब ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, ये जो विरोध है क्यों किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको वही पुरानी बात समझने की ज़रूरत है कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम बार बार ये मान रहे हैं कि समाज जो है समतामूलक होना चाहिए, समानता के आधार पे समाज का वितरण विभाजन होना चाहिए, जिसमें न्याय की संकल्पना के तहत प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल्य, एक वर्थ माना जाता है, एक डिग्निटी मानी जाती है, उसकी एक गरिमा मानी जाती है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, रंग अथवा लिंग का हो। ठीक है, अब चूंकि सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाना है, इसलिए समान रूप से उनको संसाधनों का वितरण किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो एक आदर्श बात हो गई। अब यहाँ पे एक दो और प्रिंसिपल्स महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर यह तय किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए जिसका भी अधिकारी है। ठीक है, तो इसमें दो प्रिंसिपल, दो सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है नीड बेस्ड प्रिंसिपल, यानी आवश्यकता के आधार पर वितरण। नीड बेस्ड प्रिंसिपल, आवश्यकता आधार पर वितरण। ठीक है, और दूसरे को कहते हैं डेजर्ट प्रिंसिपल। डेजर्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि लाभों का वितरण। ठीक है, तो एक हो गया आवश्यकताओं का वितरण, ठीक है, नीड बेस्ड प्रिंसिपल, मूल आवश्यकताएं जिसमें मानी जाती हैं कि सबकी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मकान हो। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज़ें जो हैं वो मुख्य मूल आवश्यकताएं हैं, और एक समतामूलक समाज में ये माना जाता है कि ये तीन आवश्यकताएं मिनिमम आधार पर सबकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न उठता है लाभों का, अतिरिक्त लाभों का वितरण किस प्रकार से हो। तो इस संदर्भ में ये माना जाता है कि जो सामाजिक लाभ हैं, ठीक है, और जो जिम्मेदारियां हैं, उसमें व्यक्ति की मूल आवश्यकताएं और लाभ, इन दोनों को अलग कर देने की ज़रूरत है। यानी रोटी, कपड़ा, मकान जो मूल आवश्यकताएं हैं वो तो सबकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो अतिरिक्त लाभ हैं उसमें व्यक्ति के गुणों को देखने की ज़रूरत है, व्यक्ति की द्वारा की गई मेहनत को देखने की ज़रूरत है, और व्यक्ति के टैलेंट को देखने की ज़रूरत है, और इसी आधार पे उसको लाभों का वितरण करना चाहिए। जैसे कि जो एक कोई व्यक्ति विद्वान हो सकता है, तो हो सकता है उसकी ज़रूरतें अलग हों, जैसे कि उसे पुस्तकों की ज़्यादा ज़रूरत हो तो उसको पुस्तकों का वितरण किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति श्रमिक वर्ग का है तो उसको श्रमिक वर्ग से संबंधित वितरण किया जाना चाहिए लाभों का। साथ ही अगर मान लीजिए कोई पर्वतारोही है तो उसको पर्वतारोहण से संबंधित लाभों का वितरण किया जाना चाहिए। तो कहने की बात क्या हुई कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जो हैं वो मूल आवश्यकताएं हो सकता है कि एक हों, लेकिन जो उनके लाभ हैं, जो उसके जो टैलेंट है, उसके आधार पे उसको अतिरिक्त लाभों का वितरण किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को
विशेषकर ऐसे लोगों को ज़्यादा लाभ हो जो नेचुरली टैलेंटेड हों, जो विशिष्ट ज्ञान से संपन्न हो, या फिर जिन्होंने अपने खुद के प्रयासों और मेहनत से अपने आप को अधिक योग्य बनाया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि समाज में असंतोष नहीं फैलेगा। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं अधिक से अधिक मेहनत करूं, मैं अपने आप को ज़्यादा योग्य बनाऊं, ताकि मेरी मूल आवश्यकताएं तो पूरी हो ही, साथ ही मूल आवश्यकताओं के पूरी होने के साथ जो मुझे अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं मेहनत करने से, वो भी मुझे प्राप्त हो सके। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो हमारे समाजों में भौतिक स्तर पे, संसाधनों के स्तर पे, कल्चरल लेवल पे और नॉलेज लेवल पे जो असमानता है उसको निवारित करने की ज़रूरत है। तभी समाजों में वितरण न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या सामान्य रूप से न्याय की जो संकल्पना है वो पूरी हो सकेगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? तो एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि न्याय क्या होता है। ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो न्याय की संकल्पना को कोर्ट के दृष्टिकोण से समझते हैं कि मान लीजिए आपसे कोई, आपके खिलाफ कोई अपराध हो गया, या मान लीजिए जो है आपके खिलाफ किसी ने कोई केस कर दिया, तो आप जो है उससे बचने के लिए जाके न्यायालय की शरण लेंगे और उससे न्याय मांगेंगे। तो केवल न्यायालय से मिलने वाला न्याय ही न्याय नहीं होता है। समाज में संसाधनों का समतामूलक वितरण हो, यह भी जो है न्याय का एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही हमें खुद से लगातार ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि जब समतामूलक वितरण की बात आती है तो हम किस स्थान पे खड़े हैं। ठीक है, साथ ही संवैधानिक जो न्याय है 39D, उसको कानूनों द्वारा स्थापित करने की ज़रूरत है और इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ विशेष प्रिंसिपल्स की बात करी, हमने कुछ मॉडल्स की बात करी, और हमने ये भी बात किया कि किस प्रकार से जो न्याय की जो संकल्पना है वो बेहद गतिशील संकल्पना है और समाजों में इसका किस प्रकार से महत्व है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 GS पेपर 3 से लिया गया है और इसका संबंध जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट से है। ठीक है, अब इसमें लेखक ने क्या कहा है? तो मूल रूप से लेखक जो हैं वो केरल की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात करते हैं और केरल की प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में किस प्रकार से जो भूस्खलन वगैरह यहाँ पे देखा गया है, किस प्रकार से जो यहाँ पे केरल में बाढ़ की स्थिति देखी गई, और किस प्रकार से यहाँ पे जो वायुयान की दुर्घटना जो देखी गई, ठीक है, कोझिकोड में, वो किस तरीके से विकास के मॉडल को गलत तरीके से देखे जाने का परिणाम है। ठीक है, तो मूल रूप से ये विकास बनाम पर्यावरण पर केंद्रित एक आलेख है जिसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि केरल में हाल के सालों में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जैसे कि मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल भूस्खलन से लगभग 60 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इस साल फिर से भूस्खलन देखा गया जिसमें इडुक्की जिले में भूस्खलन से 65 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, साथ ही अभी हाल में ही कोझिकोड जो एयरपोर्ट है वहाँ पे एक विमान दुर्घटना हुई। ठीक है, और केरल जो है पिछले कुछ वर्ष में, पिछले साल में जो है, पिछले सालों में बाढ़ से भी बेहद गंभीर रूप से त्रस्त रहा था। अभी जितनी भी घटनाएं हैं यह है केरल के विकास के मॉडल पर, केरल का जो विकास का मॉडल है इस पे बहुत सारे प्रश्नों को खड़ा कर देती हैं। ठीक है, अब क्यों खड़ा कर देती हैं? तो जब भी मानव विकास सूचकांक या HDI की बात आती है, तो चाहे वो साक्षरता की बात हो, चाहे वो जो है लोगों के कौशल की बात हो, चाहे जो है टेक्निकल एजुकेशन की बात हो, तकनीकी शिक्षा की बात हो, इन सभी स्तरों पर जो है हम देखते हैं, चाहे महिला विकास की बात हो, चाहे बाल विकास की बात हो, इन सभी स्तरों पे हम देखते हैं कि केरल जो है वो नंबर 1 दिखाई देता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, लेखक का तर्क क्या है कि केरल ने भले ही मानव विकास पे काफ़ी काम किया हो, लेकिन जब प्राकृतिक पूंजी की बात आती है, जब एनवायरनमेंट की बात आती है, तब जो है केरल ने विकास को प्राथमिकता दी है और इसके चलते जो नेचुरल कैपिटल है, ठीक है, चाहे नदियां हों, चाहे वो घाटी हों, चाहे वो पर्वत हों, वो सब जो हैं बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, इसके चलते जो है नदियां प्रदूषित हुई हैं, घाटियां जो हैं वो कचरे से भर गई हैं, पर्वत जो हैं उस पर लोग रहने लगे हैं और पर्वतों पे खनन की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखी जाने लगी हैं।
ठीक है। ये जो अनियंत्रित विकास है वो जो वर्तमान के उदाहरणों से सिद्ध होता है, जिसमें केरल जैसे छोटे से ही राज्य में बहुत सारे एयरपोर्ट्स को बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। जो हमारा कोझिकोड एयरपोर्ट की जो दुर्घटना हुई उसको 2010 में मंगलौर में एक घटना हुई थी, ठीक है। 2010 में मंगलौर में भी इसी तरीके से विमान क्रैश की घटना हुई थी। इसको बावजूद जो है बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि मंगलौर की जो 2010 की घटना है उसके बाद कोझिकोड का जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी खतरे में है, ठीक है। इसके बावजूद जो है हमने विकास को प्राथमिकता देते हुए इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसके अलावा जब हम इस पर्यावरण बनाम विकास की बात करते हैं और इस पर्यावरण बनाम विकास में विकास को महत्व देने की बात करते हैं तो इसके पीछे ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कारक हैं? तो सबसे पहली बात तो यही है कि मानव जो है अब अपने संसाधनों का, ठीक है, मानव के पास जो भी संसाधन है, चाहे वो भूमि संसाधन हो, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे वो ऊर्जा संसाधन हो, किसी भी प्रकार के संसाधन हो, अब उन सारे संसाधनों का वो आवश्यकता से अधिक उपभोग करने लगा है, ठीक है। साथ ही हम जो है भूमि के अधिकतम उपयोग की संकल्पना पे काम कर रहे हैं, जिसके तहत चाहे कृषि करना हो, चाहे उद्योग बनाना हो, चाहे रहना हो, हम जहाँ भूमि मिल जाती है वहाँ पे बसने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इसमें राजनीति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि अब राजनीति जो है पूरी तरीके से मानव विकास केंद्रित हो चुकी है और प्रत्येक आने वाली सरकार द्वारा कोशिश की जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, ठीक है, जिसमें बेहद संसाधन उपभोग को ही एक महत्वपूर्ण बल दिया जाता है और जो हमारी प्राकृतिक पूंजी है उसका लगातार क्षरण होता जा रहा है, ठीक है। तो लेखक का ये मत है कि जिस तेजी से हम अपने पर्यावरण को क्षरित कर रहे हैं उसके लिए ये बेहद आवश्यक है कि हम अपने विकास केंद्रित जो मॉडल है, जो विकास को केवल केंद्र में रख के विकास करने की जो प्राथमिकता है, जो संसाधनों के बेहद अधिकतम उपभोग की जो हमारी परंपरा है उसको रोके जाने की ज़रूरत है और इस संदर्भ में बहुत सारे नवीन उपायों को अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी जितने भी हम नवीन उपायों की बात करेंगे उन सब को हम पर्यावरण बनाम विकास की जो पूरी डिबेट है उसमें पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या किया जाना चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पर्यावरण बनाम विकास की जो पूरी डिबेट है उसमें नागरिकों द्वारा खुद ये निर्धारित करना चाहिए कि वो विकास किस प्रकार का चाहते हैं, ठीक है। क्या ऐसा डेवलपमेंट जो आगे चलकर पूरे पूंजी को क्षरित कर दे, जो पूरे नेचुरल कैपिटल को ख़त्म कर दे, क्या ऐसा डेवलपमेंट सही है? इस पे लगातार विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें ना केवल हमें प्राकृतिक संसाधनों के जो अनियंत्रित जो उपभोग हो रहा है उसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है, बल्कि जो निहित स्वार्थ हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों का स्वार्थ हो, चाहे वो उद्योगों का स्वार्थ हो, ठीक है, चाहे वो दूसरे क्षेत्रों का स्वार्थ हो, उन सारे के सारे जो स्वार्थ हैं उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इसके निवारण की ज़रूरत है, ठीक है। इसके तहत महत्वपूर्ण रूप से बल इस बात पे होना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, चाहे राज्य की राजनीति हो चाहे कोई भी राजनीति हो, इसको प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के दृष्टिकोण से ढालने की अनिवार्य आवश्यकता महसूस की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा हमें केवल आर्थिक महत्व पे ही बल नहीं देना है बल्कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक विकास दोनों को महत्व देने की ज़रूरत है। इसके तहत विशेष रूप से केरल को इतिहास से सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से केरल के जो लोग हैं उन्होंने विकास की तुलना में, संसाधनों के उपभोग की तुलना में प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया है और नेचर के साथ रहते हुए किस तरीके से अपना विकास किया जाए इसको ऐतिहासिक रूप से देखा गया है केरल में, ठीक है। तो इसके लिए व्यक्ति को ज़रूरत है कि वो खुद पर नियंत्रण लगाए और जिस प्रकार से हम वर्तमान संदर्भों में अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में अपने घरेलू उपभोग को बढ़ा रहे हैं, अपनी अवसंरचना का अनियंत्रित विकास कर रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के संदर्भ में हमें इतिहास से सीख लेने की ज़रूरत है, ताकि हम जो पूरा जो केरल का भूगोल है जिसमें हम उसके विविध
जो प्राकृतिक पूंजी वगैरह है उसको संरक्षित क्षरित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसको फिर से नियंत्रित किया जा सके। यही कारण है कि लेखक का तर्क है कि हमें इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपने भूगोल को निर्धारित करने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि केरल किस प्रकार से जो है प्राकृतिक संपदाओं से युक्त है, केरल पे किस प्रकार से जो प्राकृतिकता है वो विद्यमान है, और इस प्राकृतिकता को ध्यान में रखते हुए ही हमें विकास करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण पे भी पर्याप्त ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, तभी केरल की जो आपदाएं हैं उन पे नियंत्रण लगाया जा सकेगा। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। अब इसका संदर्भ क्या है, तो संदर्भ समझ लेते हैं। अभी हाल के समय में कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, ठीक है, चाहे वो फॉक्सकॉन हो, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। वो सारी कंपनियां किसी न किसी रूप में चीन के एक विकल्प को देखने के तलाश में हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो चीन में जो वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, चीन में जो विनिर्माण हो रहा है, चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका एक विकल्प खोजा जाए, और भारत ने इसके लिए अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है। ठीक है, यानी कहने की बात क्या हुई कि चीन के विकल्प के रूप में भारत चाहता है कि वो भी दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, विनिर्माण हब बने। लेखक का यहाँ पे ये तर्क है कि भारत भले ही दुनिया का विनिर्माण हब बनने का सपना रखता हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिसे दूर करने की ज़रूरत है, और इस संदर्भ में लेखक ने बहुत सारे तर्क और आंकड़े दिए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि कोविड-19 के पृष्ठभूमि में बहुत सारी जो विनिर्माण कंपनियां हैं वो चीन से हटकर अपने बिजनेस को दूसरे देशों में ले जाना चाहती हैं, जैसे कि भारत। और ये जो ले जाना चाहती हैं इसके पीछे 3 प्रमुख कारक हैं। तो पहला तो यही है कि जब कोविड-19 का पूरा दौर आया तो उनकी पूरी बिजनेस जो गतिविधियां हैं वो अवरोधित हो गई, और अब वो चाहते हैं कि इनको फिर से अगर नए ढंग से शुरू करना है तो क्यों ना चीन से बाहर ही स्थापित किया जाए। साथ ही जो है जिस प्रकार से चीन का जो है नियंत्रण बढ़ रहा है, ठीक है, चीन का डोमिनेंस बढ़ रहा है विविध औद्योगिक उत्पादों के क्षेत्र में, विविध इंडस्ट्रियल गुड्स और आइटम्स के क्षेत्र में, तो कई लोगों को ये भय लग रहा है कि कहीं अधिकार इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो एकाधिकार में परिवर्तित हो जाए। तो इससे होगा क्या कि अगर पूरे दुनिया पे चीन का एकाधिकार हो जाएगा तो वो जो माल की सप्लाई है या माल के दामों को तय करने का जो अधिकार है वो चीन तक ही सीमित हो जाएगा। तो मार्केट को विविधीकृत करने की ज़रूरत है। इसके लिए भी बहुत सारे देश चाहते हैं कि बहुत सारी कंपनियां चाहती हैं, बहुत सारी एमएनसीज चाहती हैं कि चीन से बाहर भी एक विकल्प देखा जाए। इसके अलावा चीन और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में भी चीन को लेकर देशों का मतभेद बढ़ता जा रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे दूसरे देश हों। ठीक है, तो सब चाहते हैं कि एक विकल्प तलाशने की ज़रूरत है। अब भारत जो है इसका लाभ लेने की बात कर रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सी सीमाएं हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कौन कौन सी सीमाएं हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चीन चाहे जितनी भी बाधाएं आ जाएं अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा विनिर्माण करता है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसमें दुनिया का जो टोटल विनिर्माण आउटपुट होता है, जितना जो वस्तुएं बनती हैं उसमें दुनिया में चीन का प्रथम स्थान है। वहीं दूसरी ओर से भारत का स्थान छठा है, और वो भी ज़्यादातर जो विनिर्माण होते हैं वो भारत के देश में ही खप जाते हैं। ठीक है, यानी जो भी सामान हम बनाते हैं बड़ी मात्रा तो देश में ही लग जाती है, तो हम निर्यात कर पाने की स्थिति में नहीं होते। इसके अलावा अगर जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की शेयर के बारे में बात की जाए तो भारत द्वारा यह लक्ष्य रखा गया था कि हम 2022 तक जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है उसको 1/4 तक कर देंगे। हालांकि इसके बावजूद 2018 तक हमारा ये शेयर मात्र 15% ही हो पाया है, और चीन का जो है इसमें 30% से ज़्यादा शेयर है। यानी अभी चीन से हम काफ़ी पीछे हैं,
क्योंकि जब तक उत्पादन में हम विनिर्माण को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक हम विश्व विनिर्माण हब नहीं बन पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें एवरेज ग्रोथ रेट देखी जाए, वृद्धि दर देखी जाए, तो ये 10.6% है। हालांकि हमें 10 से 15% ग्रोथ की ज़रूरत है अगर हमें जीडीपी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना है, विश्व में निर्यात के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना है। विशेषकर जब से हमने अपने अर्थव्यवस्था को खोला है, ठीक है, इकोनॉमी को ओपन किया है, एलपीजी उपायों को अपनाया है, एलपीजी सुधारों को अपनाया है, तब से हमें और ज़्यादा ग्रोथ करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि चीन ने जो है 1978 में जब उसने एलपीजी सुधारों को अपनाया था, 1978 में उन्होंने एलपीजी सुधारों को अपनाया था, उसके बाद से ही उन्होंने लगातार विकास किया है। भारत ने जब 1991 में एलपीजी सुधारों को अपनाया तो उसने ये लक्ष्य रखा था कि जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हम लगभग 12% की ग्रोथ करेंगे। ठीक है। हालांकि ये लक्ष्य रखने के बावजूद अब तक हम मात्र 7% ही ग्रोथ कर पाए हैं, जो काफ़ी कम है। ठीक है। इसके अलावा निर्यात में भी चीन का लगातार महत्व बढ़ता जा रहा है, जिसमें दुनिया भर में 18% जो है जो निर्यात होता है वो चीन के द्वारा किया जाता है। अगर भारत के बारे में बात की जाए तो जब जो दुनिया के टॉप 10 जो देश हैं जो विनिर्माण निर्यातक हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को एक्सपोर्ट करने वाले जो नेशंस हैं उसमें भारत टॉप 10 में भी नहीं आता है। और ये जो टॉप 10 है ये दुनिया का कुल जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसका 83% जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत जो है काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्लेयर अभी नहीं बन पाए हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई आंकड़ों की बात कि हमारी स्थिति खराब है तो कैसे खराब है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारी जो स्थिति खराब है उसके पीछे कारक क्या है। ठीक है। उसके पीछे ऐसे कौन से रीजन है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो इसी तरीके से अन्य साधन हो, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जो हमारी जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, जिसके चलते ज़्यादातर लोग अपनी टैक्स की जो इनकम होती है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, जिसे मंत्रालयों से मंजूरी लेने की बात होती है या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, ठीक है, या फिर व्यापार शुरू करने की बात होती है, वो सब जो है काफ़ी ख़राब हैं, बावजूद इसके कि विश्व बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हम टॉप 50 पे आ गए हैं। ठीक है। तो इसको भी सुधारने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योग जो है अगर कोई ऋण लेना चाहता है तो उसको ऋण काफ़ी महंगे दामों पे पड़ता है। ठीक है। 7 से 10% तक उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो उसे काफ़ी महंगा पड़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो फैक्ट्री वगैरह में जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो श्रमिक वगैरह हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं, जिसके चलते समस्या होती है। ठीक है। आंकड़ों के बारे में बात किया जाए तो लगभग जो एनएसएसओ है उसका आंकड़ा ये बताता है कि 95% जो हमारे श्रमिक हैं वो स्किल्ड ही नहीं हैं। ठीक है। इसके अलावा श्रम कानून, चाहे वो राज्य के स्तर पे हो चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो, वो काफ़ी जटिल हैं। उसमें मल्टीप्लिसिटी देखी जाती है, बहुलता देखी जाती है, जिससे काफ़ी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है। इसके अलावा चाहे हमारी आयात नीति हो चाहे हमारी निर्यात नीति हो, वो भी जो है बहुत अच्छी नहीं है। वो आयात को बेहतर रूप देना या फिर निर्यात को और ज़्यादा बढ़ाना, इसकी दिशा में और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा भारत जो है वर्तमान में R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 2% भी जीडीपी का नहीं खर्च कर रहा है, जिसके चलते जो नवीन टेक्नोलॉजी है या जो नवीन सोच है उसको हम बेहतर रूप दे सकें, इसके लिए भी काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा कोई उद्योग वगैरह लगाता है तो उद्योग वगैरह लगाने के संदर्भ में उसको भूमि अधिग्रहण में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर कोई बाहर से FDI वगैरह आती है तो उसको जो है भारत में निवेश करने में काफ़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। ठीक है। यही कारण है कि अगर हम विनिर्माण क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो इन सभी कमियों को जो है दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण मुद्दा आवश्यक है, जिसमें
राज्यों के स्तर पे कानूनों को बेहतर करने की ज़रूरत है। राज्यों के स्तर पे जो स्थिति है उसको अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून व्यवस्था, भूमि, ये सभी जो क्षेत्र हैं वो मूल रूप से राज्यों के दायरे में आते हैं। तो इसके तहत आवश्यक यह है कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करें। राज्यों की भूमिका के तहत राज्य सरकारों की भूमिका बढ़ाई जाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, विनिर्माण को बढ़ाने के लिए। इसमें लेखक का ये तर्क है कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, यूपी है, इसने ज्योग्राफिकली चूँकि ये काफ़ी बड़े हैं और इन्होंने बहुत सारे सुधार वगैरह भी किए हैं, तो इनके द्वारा कुछ बेहतर किया जा रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, इनके द्वारा और भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें ना केवल समय समय पर उनके काम की समीक्षा होनी चाहिए, बल्कि स्टेट्स में एफडीआई बढ़े। ठीक है, स्टेट्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले, इसके लिए स्टेट स्पेसिफिक, राज्य विशिष्ट औद्योगिक नीति, स्टेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के विकास की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा बेहतर निवेश, रोजगार और आर्थिक समृद्धि हासिल की जा सके। अब इसमें जो है एक और सुझाव दिया जाता है जिसको कहा जाता है एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप के निर्माण की ज़रूरत है। एक रणनीतिक ग्रुप के निर्माण की ज़रूरत है जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हों, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि हों और जिसमें जो उद्योग जगत है उसके प्रतिनिधि शामिल हों। और ये जो तीनों जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वो किसी विनिर्माण गतिविधि के बारे में साथ मिलके काम करें, टीम वर्क के रूप में काम करें। जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो चीन से हों चाहे किसी दूसरे देश से हों, उनको अपना सकें और बेहतर समन्वय कर सकें, ताकि विनिर्माण क्षेत्र का और विकास किया जा सके। तो कहने की बात ये हुई कि अगर भारत में विनिर्माण क्षेत्र को गति देना है तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला वाला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 11 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट से है। इसमें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, उसके द्वारा पर्यावरण मंत्रालय के एक प्रस्ताव को, जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक है, इसको कहा जाता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसे जनवरी 2019 में प्रारंभ किया गया था और इसके माध्यम से 100 से अधिक शहरों में स्वच्छ वायु के लक्ष्य को लक्षित किया गया है। तो एनजीटी ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के संदर्भ में ये कहा है कि आप इसके तहत 2019 से 2024 तक 20 से 30% वायु प्रदूषण में कमी का लक्ष्य रख रहे हैं। लेकिन ये जो 20 से 30% वायु प्रदूषण में जो कमी का जो लक्ष्य है वो अनुच्छेद 21 के तहत 21 आर्टिकल 21 के तहत जो है जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण को मात्र एक लक्ष्य में बांध देना कि हम मात्र 30% तक ही कमी करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, यह जो है स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के खिलाफ है। और जो स्वच्छ पर्यावरण का जो हमारा अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि मात्र 20 से 30% का लक्ष्य रखना व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से वंचित कर सकता है और यह अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होगा। इसके अलावा जो स्वच्छ हवा का जो अधिकार है वो ना केवल जीवन के अधिकार के समकक्ष है, बल्कि यह सतत विकास लक्ष्यों और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का भी भाग है। साथ ही जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का को अपनाया है, यह इसका भी उल्लंघन करता है। ठीक है, तो एनजीटी क्या कह रहा है? एनजीटी कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है उसमें जो हमने 20 से 30% का लक्ष्य रखा है 2024 तक का, वो बेहद अपर्याप्त है और ये अनुच्छेद 21 स्वच्छ वायु के अधिकार, सतत विकास सिद्धांतों और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। साथ ही जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसका भी जो है यह पालन नहीं करता है। ठीक है,
अब जो है मोटे तौर पे हम ये देख लेते हैं कि सतत विकास क्या होता है और सतत विकास के तहत किन सिद्धांतों के पालन पे बल दिया जाता है। तो अगर मूल रूप से कहा जाए तो सतत विकास एक ऐसी संकल्पना है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की इस प्रकार से पूर्ति करती है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों की कमी ना हो। ठीक है, यानी आप जो है ऐसे अपने संसाधन यूज करेंगे, चाहे वो पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक विकास के संदर्भ में हो। इन सभी संदर्भों में ऐसे संसाधनों का उपयोग किया जाएगा कि भविष्य की पीढ़ी को भी वो संसाधन मिल सके। तो यही संकल्पना क्या कहलाती है? सतत विकास का सिद्धांत कहलाती है, जिसे 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट द्वारा मान्यता दी गई। उसके बाद 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ तब भी इसे मान्यता मिली। उसके बाद 2002 में सतत विकास पे जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ, इसको भी मान्यता मिली। और फिर उसके बाद 2012 में जब Rio+20 सम्मेलन आयोजित किया गया पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष होने की उपलक्ष्य में, तब भी सतत विकास के लक्ष्यों को महत्वपूर्ण मान्यता दी गई। इसके अलावा विश्व स्तर पे जब 2015 में सतत विकास लक्ष्य SDG को अपनाया गया 2015 से 2030 में, तो भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बनाए रखने की रणनीति, या फिर जिसको कहा जाता है अंतर पीढ़ीगत समता, ठीक है, इंटर जनरेशनल इक्विटी, ठीक है, इसको बेहतर करने के लिए हमने सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया है। ठीक है, अब इसमें जो है बहुत सारे प्रिंसिपल के बारे में बात की जाती है, बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में बात की जाती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि सभी प्रकार के जीवनों का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे कोई भी हो। इसके अलावा जो मानव का जीवन है उसके गुणवत्ता को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मानव जीवन गुणवत्ता बेहतर हो इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जो अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, जो पृथ्वी की जो विविधता है, उसके संरक्षण का प्रयास होना चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो खत्म ना हो, वो ह्रास ना हो, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। व्यक्तियों का जो पर्यावरण को लेकर जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति पर्यावरण को केवल उपभोग के दृष्टिकोण से ना देखें, इसको समझने की ज़रूरत है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि समुदाय मिलकर जो है काम कर सकें सतत विकास के लिए। ठीक है, इसके तहत हमें पर्यावरणीय सीमाओं में रहकर विकास करना है। ठीक है, पर्यावरणीय सीमाओं में रहकर विकास करना है। हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास करना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास करना है जो सततता के प्रिंसिपल पे हो, जो उपभोगों को ऐसे करे, जो संसाधनों का प्रयोग ऐसे करें कि संसाधन समाप्त ही ना हो जाएं। हमें सुशासन को स्थापित करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें उत्तरदायित्व लेने की ज़रूरत हो, चाहे वो सामुदायिक स्तर पे हो या व्यक्तिगत स्तर पे हो। साथ ही हमें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो न्यायोचित हो। ठीक है, न्याय के बारे में भी मैंने बात करी थी, तो न्यायोचित समाज की बात करनी है ताकि संसाधनों पे सबका समता मूलक अधिकार हो सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सतत विकास के लक्ष्य हैं जो सीधे सीधे संबंधित हैं मानव जीवन और पर्यावरण से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है? तो सिंपल अर्थ में से कहा जाए तो जो भी संसाधन है, ठीक है, चाहे वो वायु हो, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वन हो, सभी संसाधनों पे सामूहिक अधिकार है। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट का मतलब क्या है कि संसाधनों पे सामूहिक अधिकार की बात मानी जाती है, और ये जो संसाधन हैं ये सामूहिक रूप से दिए गए हैं सरकारों को एक ट्रस्टी के रूप में। यानी अगर सरकार जो है ये दावा करती है कि उसके पास भूमि, वायु, समुंदर, जल, ये सारे संसाधन हैं, तो वो संसाधन उसके खुद के संसाधन नहीं हैं, वो एक सामूहिक अधिकार वाले संसाधन हैं। और इसी के चलते अगर किसी भी संसाधन को वो निजी हाथों में दे रही है, उसका पूर्ण रूप से निजीकरण कर रही है, तो ये गलत है और न्यायालय जो है इस पे हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन एक ट्रस्ट के रूप में, एक ट्रस्टी के रूप में सरकारों के पास हैं, और सरकारें
इसको समान रूप से वितरित करें, इसी के तहत यह सिद्धांत बात करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो पब्लिक ट्रस्ट जो डॉक्ट्रिन है उसको भारत में 1997 का एक केस है, एमसी मेहता बनाम कमलनाथ, एमसी मेहता बनाम कमलनाथ केस में इसको स्थापित किया गया, जिसमें सरकारों से ये अपेक्षा की गई कि वो संसाधनों के मसले पे पर्यावरणीय कानूनों को ध्यान में रखेंगे और वो एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए संसाधनों को क्षरित नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसको भारत में बहुत सारे संवैधानिक प्रावधानों से भी समर्थन प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 21 जिसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है, अनुच्छेद 39B जो प्राकृतिक संसाधनों के वितरण की बात करता है, साथ ही 48A 48 का जो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। ठीक है, तो हमने दो तरीके की बात करी, एक तो बात करी सतत विकास के सिद्धांत और दूसरी हमने बात करी डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 IR और जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से है। ठीक है, इसको हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसका संदर्भ क्या है, तो अभी हाल में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को लेकर एक वार्ता हुई है, आतंकवाद को लेकर एक चर्चा हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट है जो आतंकवादी संगठन है IS, और जिसको अभी हाल में ही पिछले कुछ सालों में सीरिया और इराक के जो बड़ी टेरिटरी पे जो इसने हमला कर रखा था, बड़ी टेरिटरी जो इसने ग्रहण कर रखी थी, उससे उसको पराजित कर दिया गया। ठीक है, हालांकि इस्लामिक स्टेट के पराजय के बावजूद 10,000 से अधिक जो लड़ाके हैं वो अभी भी विद्यमान हैं सीरिया और इराक क्षेत्र में। यानी सीरिया और इराक पे भले ही इस्लामिक स्टेट का जो वर्चस्व है वो थोड़ा कम हुआ हो, इसके बावजूद उन पे खतरा लगातार विद्यमान है। इसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे देशों में वहाँ पे बड़े पैमाने पे इस्लामिक स्टेट ने अपनी मौजूदगी जाहिर की है, जिसमें विशेष रूप से लीबिया, इसके अलावा माली और बुर्किना फासो, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इस्लामिक स्टेट का लगातार वर्चस्व बना हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी जो है इस्लामिक स्टेट लगातार अपना वर्चस्व बनाने की स्थिति में है। कहने की बात यह हुई कि इस्लामिक स्टेट के खतरे को अभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता, और ऐसे देश जो पहले से बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो सीरिया और इराक दोनों जो देश हैं वो आंतरिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। ठीक है, दोनों में जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति है, आंतरिक स्थिति इनकी बेहद खराब है। सीरिया में बशर अल असद का सरकार ने अपने वर्चस्व को स्थापित किया है, बावजूद इसमें इस्लामिक स्टेट यहाँ सक्रिय है। इराक में जो सरकार है वो अभी भी शिया और सुन्नी के मसले पे काफ़ी विभाजित है, और इसमें मुख्य रूप से जो US है और ईरान जो है दोनों अपने प्रभाव को बनाना चाहते हैं, दोनों अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं इराक में। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान लगातार जो है सक्रिय रह रहा है, जिससे इस्लामिक स्टेट को फ़ायदा हो सकता है। इसी प्रकार की स्थिति लीबिया, माली और बुर्किना फासो में है, जहाँ पे लगातार गृह युद्ध जैसी स्थिति देखी जा रही है। अब ये जो पूरी जो परिस्थितियाँ हैं जिसमें प्रत्येक देश में जो है सुशासन के बजाय कुशासन विद्यमान है, संघर्ष विद्यमान है, तो ये जितने भी संघर्ष हैं उन सब को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन संघर्षों को नहीं रोका गया तो इस्लामिक स्टेट अपनी फिर से महत्वपूर्ण रूप से मौजूदगी मजबूत कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है पूरे आर्टिकल का यह सार है। हमने इससे पहले भी इस्लामिक स्टेट पे काफ़ी बात की थी, तो आप पुराने वीडियोज़ भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जारी की जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकी वित्तीयन के निवारण व नियंत्रण के संदर्भ में देशों द्वारा किए गए उपायों की प्रभाविता व क्रियान्वयन का विश्लेषण करती है। ठीक है, तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो मुख्य रूप से टेररिस्ट फिनेंसिंग से संबंधित है, किसके द्वारा जारी की जाती है,
सिप्री के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, यूरोपोल की इंटरपोल। तो इसका आंसर क्या है? FATF के द्वारा यह जारी की जाती है। FATF के बारे में हम पहले भी काफ़ी चर्चा किए हैं। ठीक है, अब ये खबर क्यों ली है, तो पेज नंबर 10 पे इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है जिसमें म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट की बात की गई है और इसमें 2021 में इस बात पे विचार किया जाना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा के ब्लैक लिस्ट किया जाए अथवा नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो जो है ब्लैक लिस्ट ना हो, इसके लिए उसने कुछ कोशिशें की हैं। साथ ही साथ भारत को भी वो बदनाम करने की एक पूरी प्रक्रिया में शामिल है, जिसमें भारत ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए हैं पाकिस्तान में। इसके लिए उसने संयुक्त राष्ट्र में जाके शिकायत करी है भारत की। तो भारत का ये प्रयास है कि इस तरीके की जो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको रोका जा सके, ताकि भारत जो अभी आने वाले सालों में जो एक तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थायी सीट है उसके लिए दावा कर रहा है, उसके अलावा जनवरी 2021 से भारत द्वारा UNSC का अस्थायी सदस्य बना जाने वाला है। भारत जो है नॉन परमानेंट सदस्य बनने वाला है जनवरी 2021 में। इससे पहले भारत का नाम खराब ना हो, इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इस संदर्भ में पाकिस्तान द्वारा कोशिशें जारी हैं ताकि आतंकवाद के मसले को लेकर जो पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की तरफ है अभी, उसका ध्यान भटका के भारत की तरफ किया जा सके। ठीक है, तो ये पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक, अब ये जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन जो रिपोर्ट है वो पूरी एक प्रक्रिया का पालन करती है, जिसमें किसी देश ने जो टेररिस्ट फिनेंसिंग है उस पर कैसे काम किया है इसके बारे में पूरी एक प्रक्रिया देखी जाती है। जैसे कि सबसे पहले तो एक टीम जाती है, एक असेसमेंट टीम जाती है जो ये निर्धारित करती है कि कौन कौन से ऐसे मानक हैं जिनके आधार पे किसी देश का मूल्यांकन करना है। उसके बाद उस देश विशेष का तकनीकी रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू किया जाता है कि उसने आतंकी वित्तीयन के स्तर पे क्या काम किया है। उसके बाद इसके संदर्भ में एक नोट बनाया जाता है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है और इस पे सब लोग विचार करते हैं। ठीक है, अब ये जो विचार किया जाता है इसी के आधार पे जो FATF की जो टीम होती है वो ऑन साइट विजिट करती है, वहाँ पे देख के आती है कि किस प्रकार से आतंकी वित्तीयन के संदर्भ में कार्रवाई की भी गई है अथवा नहीं। फिर इसी के आधार पर जो है एक ड्राफ्ट बनाया जाता है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जो आगे जाके FATF की विभिन्न बैठकों में रखी जाती है और फिर इसका अंतिम रूप से प्रकाशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा एक प्रक्रिया के माध्यम से, एक वेल लेट डाउन प्रोसेस के माध्यम से देशों पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है ताकि वो टेररिस्ट फिनेंसिंग के संदर्भ में अपने तरफ से गंभीरतापूर्वक काम कर सके। ठीक है, अब जो यूरोपोल है वो यूरोपियन यूनियन का एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ठीक है, कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य राष्ट्रों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध हैं, आतंकवाद है, उनसे लड़ने में सहायता करता है। यानी ये एक तरीके से यूरोप की पुलिस है। यूरोप पुलिस मतलब क्या हो गया? यूरोप की एक पुलिस है जो क्राइम से लड़ती है। यह जो है इंटरपोल के समान है। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल पुलिस है ना, जो फ्रांस में जिसका मुख्यालय है, उसी के समान यूरोपोल है जिसको यूरोप पुलिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद की एथिक्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके द्वारा संसद सदस्यों के अनैतिक आचरण संबंधी मामलों की जांच स्वतः संज्ञान के आधार पर की जा सकती है और इस संदर्भ में अनुशंसा भी की जा सकती है। संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा द्वारा इसका निर्माण सर्वप्रथम किया गया। लोकसभा की एथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं जबकि राज्यसभा में इसके 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो है तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सही हैं। ठीक है, और एथिक्स कमेटी अभी हाल में ही चर्चा में रही है जिसमें राज्यसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा ये कहा गया है कि अगर कोई शिकायत करना चाहता है कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की राज्यसभा मेंबर्स के संदर्भ में, तो अब उसमें सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय में भी जो है शिकायत की जा सकती है। इससे पहले एथिक्स कमेटी को ही रेफर करते हुए शिकायत की जाती थी, लेकिन अब जो है राज्यसभा सचिवालय में भी जो मेंबर स्टेट्स हैं, MPs वगैरह हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की शिकायत की जा सकती है।
ठीक है। तो जो एथिक्स कमेटी है ये लोकसभा और राज्यसभा दो में काम करती है, जिसमें अगर संसद सदस्य कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो किस तरीके का व्यवहार करेंगे, अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं तो इसकी शिकायत की जा सकती है, और जो एथिक्स कमेटी है वो खुद से भी इसमें एक्शन ले सकती है। ये जो दोनों सदन है इसमें राज्यसभा द्वारा 1997 में एथिक्स कमेटी का निर्माण किया गया था, और लोकसभा ने इसमें 2000 में सन 2000 में इसका निर्माण किया था। ठीक है। एथिक्स कमेटी में लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं एथिक्स कमेटी के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम लोन, इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम लोन जिसका उद्देश्य भारत सरकार को कोविड-19 के प्रसार के विरुद्ध सहायता प्रदान करना है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा स्वीकृत किया गया है? विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका सही आंसर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना 2014 में ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा छठे फोर्तालेजा ब्रिक्स सम्मेलन में की गई थी। हालांकि इसको स्थापित करने की जो बात है वो सबसे पहले नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील राष्ट्रों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीयन करना है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, इरिगेशन, जो शहरी विकास होता है उसमें सहयोग किया जाता है, पैसा दिया जाता है। और इसमें जो ब्रिक्स राष्ट्र हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सब का जो है बराबर बराबर शेयर है। ठीक है। तो एनडीबी में कह सकते हैं 5 हैं तो सबका 20-20% शेयर है। ठीक है। और सभी देश मिलके जो है इस पे काम करते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चाइना में अवस्थित है। अभी खबर हमने क्यों ली है, तो अभी ब्रिक्स के माध्यम से चीन ने प्रस्ताव रखा है कि 5G तकनीक के और विकास करने के लिए जो है हमें एक बेस बनाना चाहिए, ब्रिक्स 5G बेस। अब इसको लेकर जो है इसका जो चीन का जो प्रस्ताव है इसको लेकर चीन के इस प्रस्ताव को लेकर भारत थोड़ा संशय में पड़ गया है। क्यों? क्योंकि जो चीन की जो कंपनी है ह्यूआवेई, ठीक है, ह्यूआवेई, उस पर जो है हो सकता है भारत प्रतिबंध लगा दे 5G के संदर्भ में। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे जो देश हैं ब्रिक्स देशों से रिलेटेड, तो ब्राज़ील, रूस, चाइना, ठीक है, ब्राज़ील, रूस और चाइना, ये तीनों के तीनों जो देश हैं वो 5G तकनीक पे काम कर रहे हैं ह्यूआवेई के सहयोग से। भारत हो सकता है इस पर प्रतिबंध लगा दे, और साउथ अफ्रीका भी जो है संभवतः इसी के साथ आगे जाएगा। तो भारत इस संदर्भ में अकेला पड़ सकता है, और अगर ब्रिक्स के माध्यम से चीन ने 5G के बेस को आगे बढ़ाया तो भारत का जो पक्ष है 5G को लेकर वो कमज़ोर पड़ सकता है। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, किस प्रकार से चीन द्वारा ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा सकता है 5G के मसले पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुले बाजार की प्रक्रियाओं से क्या तात्पर्य है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लिया जाना, वाणिज्यिक बैंकों से उद्योग व व्यापार क्षेत्र द्वारा उधार लिया जाना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों, ठीक है, की खरीद व बिक्री करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खुले बाजार की प्रक्रिया, या जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके तहत आरबीआई द्वारा जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनकी खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड को आरबीआई बेचने लगे तो मार्केट से पैसा जो है वो आरबीआई के पास आएगा, तो बाज़ार में जो मॉनेटरी सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आरबीआई जो है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने लगे
तो मॉनेटरी सप्लाई या मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आरबीआई जो है सरकारी प्रतिभूतियां खरीद के पैसा मार्केट में डालेगा। तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और फरोख्त की जाती है, और इसे ही कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी एक तरीके से मार्केट में आरबीआई जाके सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है, बेचने लगता है, और इसी आधार पे वो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कर पाने की स्थिति में होता है। अब ये खबर क्यों ली, तो आज ही जो है अखबार में आया है, जिसमें आरबीआई द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाने वाली है, दो आधारों पे, जिसमें 20,000 में वो 10-10 हजार करोड़ की जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदेगा, बेचेगा 27 अगस्त और 3 सितंबर को। ठीक है, तो किस प्रकार से मार्केट को या मनी सप्लाई को प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। न्याय के विशेष संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति को वह प्राप्त होना जिसका वह अधिकारी है, गिविंग ईच हिज ड्यू। ठीक है, इस पे हमने बात की थी बहुत लंबे से। इससे क्या आप समझते हैं, हाल ही में इससे जुड़ी अवधारणा किस प्रकार से परिवर्तित होती रही है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। 10 अंक में बताना है, 150 शब्द। भारत को विश्व का प्रमुख विनिर्माणकर्ता बनाने के लिए न केवल अनेक बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है, अपितु केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वयन आदि पर भी बल देने की त्वरित आवश्यकता है। समीक्षा करें। 10 अंक 15 150 शब्द। तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं इस पर हमने चर्चा की है, इसको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस पर। धन्यवाद।